लिखी हुई है। सीए हैकेट ने यहाँ पर जो है बेराट में मानव बसावट के प्रमाण खोजे। कौन से? मानव बसावट के प्रमाण। मानव सबसे पहले अपने जो बनास नदी घाटी है या बाणगंगा है उसके प्रमाण खोजे। राजस्थान में सबसे पहले प्रमाण इसी के द्वारा खोजे गए। यहाँ से दो डूंगरियां मिलती है, भीम डूंगरी, बिजक, गणेश, मोती और एक महादेव डूंगरी। कौन सी? महादेव डूंगरी। यहाँ पर जो है बाद में जो खुदाई हुई थी वो 1961 के आसपास, उसमें जो है एएसआई का दल था। एएसआई दल में एक तो नील रत्न बनर्जी, एक कैलाशनाथ दीक्षित और उसके बाद में एक अमलानंद घोष। इन सब के द्वारा उत्खनन किया जाता है। सबसे पहले इनमें से बीजक डूंगरी पे उत्खनन होता है, उसके बाद में फिर भीम डूंगरी पे और उसके बाद में महादेव डूंगरी। इन सभी जगह पर उत्खनन किया जाता है। उसके बाद में अपने राजस्थान में जो है इस सभ्यता के बारे में एक के बाद में यहाँ से आएगा। यहाँ से फिर अनेक कालों के क्या मिले थे? तो अनेक कालों के क्या प्राप्त हुए? यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। पाषाण काल में यहाँ से प्राचीन उपकरण और प्राचीन जो गुफाएं प्राप्त होती है, प्राचीन गुफाएं, और उसमें गुफा चित्र प्राप्त होते हैं। राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा गुफा चित्र प्राप्त होते हैं तो वो यहीं से प्राप्त होते हैं, जिसको रॉक पेंटिंग बोलते हैं अपन। एक वो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग है, वो तो बूंदी में है। और यहाँ पर सर्वाधिक जो है पाषाण काल के शैल चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। ताम्र पाषाण काल के यहाँ पर बहुत सारे उपकरण प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं भाई? बहुत सारे उपकरण प्राप्त होते हैं और कांटा वगैरह यहाँ से भी प्राप्त होता है। ये लोग तांबे का आयात जो करते थे वो करते थे खेतड़ी से और सुनारी से। तो यहाँ पर जो है सुनारी झुंझुनू में है और खेतड़ी अपने कहाँ पर है? झुंझुनू में ही है। तो वहां से करते थे। यहाँ से लोह काल के जो है 58 क्या प्राप्त होते हैं? 58 ही बताए थे कि 53 बताए थे? 58 उपकरण प्राप्त होते हैं। तांबे के बताए थे, लोहे के बताए थे? पढ़ाया था, उसमें लिखा होगा ना। 58 उपकरण प्राप्त होते हैं। जो लोह काल महाभारत काल दोनों है वो महाभारत काल के हैं। ये कौन से काल के हैं? महाभारत काल के, तो लोह काल ही। उसके बाद यहाँ पर मौर्य काल में अपन को अशोक के जो लघु स्तंभ प्राप्त लेख मिलते हैं, लघु स्तंभ, या फिर 2 शिलालेख बोल सकते हैं अपन। 2 शिलालेख यहाँ से प्राप्त होते हैं और उनमें एक तो अपना पहला और एक दूसरा। पहले वाले का नाम बाबरू। यहाँ पर जो मुगल काल तक के प्रमाण प्राप्त हुए, तो महाजनपद काल में यहाँ पर मत्स्य महाजनपद के प्रमाण प्राप्त होते हैं। उसके अलावा जैन धर्म का एक जो है मंदिर प्राप्त होता है, जैन मंदिर। क्या प्राप्त होता है? जैन मंदिर, जिसका जो शुद्धिकरण है वो अकबर के समय हरिविजय सूरी के द्वारा इसका क्या करवाया जाता है? शुद्धिकरण करवाया जाता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के बहुत सारे अवशेष प्राप्त होते हैं। एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त होती है। स्वर्ण मंजूषा को मतलब होता है संदूक। क्या होता है? संदूक। यानी कि बुद्ध की जो है एक पेटी प्राप्त होती है यहाँ से, उसमें बुद्ध के जो है अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बात ये आती है कि यवन आक्रमण का उल्लेख भी यहाँ से प्राप्त होता है। यवन आक्रमण, यवन यानी कि विदेशी आक्रमण। तो ये पतंजलि जो है इनका ग्रंथ है महाभाष्य। कौन सा ग्रंथ है? महाभाष्य। इस पतंजलि के ग्रंथ महाभाष्य में जो आक्रमण का उल्लेख किया गया है, और यहाँ पर जो है दयाराम साहनी है। कौन से है?
दयाराम साहनी। ये जो दयाराम साहनी है ये भी इस बात को फाइनल करते हैं कि भाई बेराट में एक आक्रमण होता है और उस आक्रमण में हूण आक्रमण होता है और मीरकुल हूण जो है इस सभ्यता को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ऐसा यहाँ पर मिलता है। उसके बाद में आता है अपना कि यहाँ पर जो सीए हैकट है इनके द्वारा बेराट से अपन ने पढ़ी लिया कि सीए हैकट ने मानव बसावट के क्या प्राप्त हुए थे, साक्ष्य। यानी राजस्थान में सबसे पहले मानव बसावट के जो साक्ष्य हैं वो बनास बाणगंगा नदियों में प्राप्त होते हैं। जैसे भारत में नर्मदा नदी में प्राप्त होते हैं। भारत में कौन सी नदी में प्राप्त होते हैं, तो भारत में नर्मदा घाटी में प्राप्त होते हैं। राजस्थान में जो भारत में सबसे पहले जो मानव की खोपड़ी प्राप्त होती है वो अरुण सोनकिया के द्वारा खोजी जाती है, अरुण सोनकिया। तो यहाँ पर जो इन्होंने खोपड़ी प्राप्त की थी, इसी तरह से अपने जो बनास बेराट जो बनास बाणगंगा जो संस्कृति है इसमें सबसे पहले मानव बसावट हुई थी, ऐसा संकेत सीए हैकट के द्वारा खोजा जाता है। प्राचीनतम मत्स्य जनपद की राजधानी थी सही और विराट नगर का नाम जो है किस रूप में जाना गया, बेराट के रूप में जाना गया। पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास का जो लास्ट ईयर है वो कौन सा साल है, 13वां वर्ष बिताया था और इस वर्ष में यहाँ पर राजा विराट थे उस समय। इनकी विराट एक प्रकार की वैदिक काल की उपाधि भी है, क्या है ये उपाधि भी है। उस टाइम पे राजा जो है विराट, स्वराट, एकराट ऐसे उपाधियां लगाया करते थे। तो विराट नाम भी हो सकता है, उपाधि भी हो सकती है। तो यहाँ पर विराट की पुत्री आती है उत्तरा, जिसको अर्जुन जो है उसके टीचर थे। तो यहाँ पर उस अर्जुन के जो है पुत्र थे अभिमन्यु, उनसे उत्तरा का विवाह कराया गया था और उसमें इनके जो है एक पुत्र का जन्म हुआ था। वो कौन थे, परीक्षित थे और बहुत महान व्यक्ति हैं परीक्षित। तो यहाँ पर जो है कलयुग का प्रारंभ इसी समय से माना जाता है। तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद आते हैं कि बेराट से हमें शंख लिपि के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो हमारे यहाँ पर अलग अलग लिपियां चलाई जाती है। शंख लिपि या कूट लिपि का जो संबंध है वो कौन से काल से है, गुप्त काल से है। यानी कि गुप्त कालीन लिपि, यानी इस सभ्यता का संबंध मौर्य काल से था तो गुप्त काल से भी था। और यहाँ पर जो है गुप्त काल के संकेत प्राप्त हुए हैं और इस लिपि को पर आज तक पढ़ा नहीं जा सका। यहाँ पर पढ़ने वाली लिपियों को पढ़ने का जो प्रयास करने वाले व्यक्तियों में जेम्स प्रिंसेप का नाम भी आता है। उसके अलावा बेडेल महोदय का नाम भी आता है, बेडेल महोदय आते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो उन्होंने लिपियों को पढ़ने का काम किया। एक भंडारकर का नाम भी आता है, लेकिन यहाँ पर इस लिपि को कोई भी नहीं पढ़ा, ये ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है कौन है, हैंसांग है। 634 ईस्वी में राजस्थान में यात्रा करने आते हैं। इस समय भारत में शासक होते हैं हर्षवर्धन। कौन होते हैं, हर्षवर्धन। वही हर्षवर्धन जिसके दरबार में हरिसेन रहा करते थे और उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो हर्षवर्धन के इंडिया में जो 7वीं शताब्दी का समय है उस समय हैंसांग आते हैं और यहाँ पर जो है बेराट में धार्मिक यात्रा करते हैं। उस समय उल्लेख में ये ग्रंथ में ये उल्लेख करते हैं सीयूकी में कि बेराट जो है कौन सी नगरी है, स्वर्ण नगरी है। तो बेराट को क्या नाम दिया जाता है, स्वर्ण नगरी नाम दिया जाता है। इस यात्रा को क्या नाम दिया जाता है, पार यात्रा नाम दिया जाता है। हैंसांग ने यहाँ पर कुल मिलाकर के कितने स्तूप बताए, 8 स्तूप बताए, लेकिन यहाँ पर प्राप्त कितने हुए हैं, 2 प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के 2 मिले हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर कि 1837 में कैप्टन बर्ट ने जो खुदाई करी थी, कौन सी पहाड़ी से करी थी, बीजक की पहाड़ी से करी थी। वहां पर एक लघु स्तंभ खोजा गया था जिसे क्या नाम दिया अपन ने, बाबरू शिलालेख नाम दिया। और ये बौद्ध धर्म की जानकारी का बहुत बड़ा एक शिलालेख है। तो इस शिलालेख को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी
और इसके द्वारा भारतीय पुरातत्व को प्राप्त की जाने वाली बहुत जो शानदार शिलालेख वगैरह है उनका संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर आते हैं, अब वर्तमान में इसका एक कार्यालय अपने दिल्ली में भी है, तो एसआईटी सोसाइटी का जो कार्यालय है वो कहाँ पर है, दिल्ली में भी है। उसके बाद में आते हैं, यहाँ पर एक दल होता है एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में की गई थी। कब की गई थी, 1861 में। यहाँ पर बात आती है कि शिलालेख जो है कौन सी लिपि में है, ये ब्राह्मी लिपि में, क्योंकि उस समय जो लिपि चलती थी वो कौन सी थी, ब्राह्मी, और भाषा जो थी वो कौन सी थी, प्राकृत। इसीलिए हम कहते हैं कि अशोक के जो शिलालेख है वो प्राकृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है, प्राकृत भाषा में, लेकिन इसकी लिपियां अलग अलग है। जैसे यहाँ पर ब्राह्मी भी है, उसके बाद में खरोष्टी भी है, उसके बाद में ग्रीक भी है, उसके बाद में अरमेइक भी है। ये सारी जो है अशोक की लिपियां हैं, लेकिन जो भारत में अधिक प्राप्त होती है वो कौन सी मिलती है, ब्राह्मी मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, ब्राह्मी हो गया। बाबरू शिलालेख जो है इसमें अशोक को मगध का किंग कहा गया, यानी कि मगध नरेश, मगध का राजा, वो कौन था, अशोक था। तो अशोक को क्या नाम दिया गया, मगध का राजा कहा गया। आकार के अनुसार अगर बात करें तो ये अशोक का सबसे बड़ा लेख माना जाता है, यानी कि अशोक का अगर सबसे बड़ा शिलालेख है तो वो कौन सा शिलालेख है, वो बाबरू शिलालेख है। आकार में ये सबसे बड़ा माना जाता है। उसके बाद में बात आती है कि जो लघु शिलालेख की श्रेणी में इसे रखा गया, कौन श्रेणी में, लघु शिलालेख की श्रेणी में। इस शिलालेख में अशोक के कुछ ग्रंथों का नाम भी मिलता है, और इसमें जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। त्रिरत्न का संबंध देखो, त्रिरत्न जो है, ये त्रिरत्न का डायरेक्ट प्रश्न आ जाए तो जैन धर्म से उत्तर लगा देना। एसएससी रेलवे वगैरह में आता है ना, तो डायरेक्ट उत्तर क्या आ जाता है, जैन धर्म आ जाता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म भी आ जाता है। यहाँ पे एक शब्द आता है त्रिपिटक, क्या आता है, त्रिपिटक। एक यहाँ पर आता है वेद त्रयी, क्या आता है, वेद त्रयी। एक आता है प्रस्थान त्रयी। ऐसे शब्द आते हैं, ये त्रय के आते हैं, यानी त्रिवेदी। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, यहाँ पर 3-3 के जोड़े हुए हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, इसका यहाँ पर उल्लेख मिलता है। इसके बाद में जो है बौद्ध धर्म में आस्था मिलती है अशोक की। देखो बार बार अगर कोई व्यक्ति किसी के पास जैसे बातचीत करता है, कॉल लगाता है, तो उस व्यक्ति में उसकी क्या है, आस्था है। तो इसी प्रकार बौद्ध जो है, अशोक जो है, इसकी क्या प्राप्त होती है, बताओ, आस्था प्रकट होती है। अब जैसे आप लोग बार बार बोलते हो सुबह सुबह राम राम, नहीं बोलते हो क्या, सुबह सुबह नहीं बोलते राम राम, कोई भी आएगा तो राम राम साहब, राम राम काका जी, राम राम नमस्कार। आजकल चेंज हो गया ट्रेंड, आजकल नई जो न्यू जनरेशन आ रही, गुड मॉर्निंग है ना, गुड इवनिंग है ना। हम तो सुबह सुबह सबसे राम राम ही करते गांव में कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं चलता। आजकल वो आते ना, आजकल नई जनरेशन, मोबाइल जनरेशन, गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, ये क्या है, ये क्या होता है ना। जैसे राधे राधे कर लिया है ना, ऐसे। पर ये जनरेशन का फर्क पड़ गया। जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, अनर्थ है, तो उस पर चल रहे हैं हम। 1872 में कार्लाइल ने दूसरा खोजा था। किसने खोजा था, कितनी पंक्तियों में था, यहाँ पर भीम डोंगरी से खोजा गया था ये। 1936 में दयाराम जी ने खुदाई शुरू की और एक स्तंभ, एक स्तूप और एक गोल मंदिर की क्या की, यहाँ से खोज की। तो यहाँ पर एक जो मिला है वो बौद्धों का कौन सा मंदिर मिला है, गोल मंदिर यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके बाद में बात आती है दयाराम साहनी जी के अनुसार, किसके अनुसार, दयाराम साहनी के अनुसार पूर्ण वंश के जो शासक होते हैं उन्होंने जो इसे नष्ट कर दिया। ये पुष्टि किसने करी है, दयाराम साहनी ने करी है कि उन्होंने इसको निपटाया है। और इनमें जो निपटाने वाला व्यक्ति वो कौन है, मीर कुल हूण। वैसे इस मीर कुल हूण को भारत का अटिल्ला भी कहा जाता है, भारत का अटिल्ला इसको कहा जाता है, मीर कुल हूण को। ये शैव धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का, और इसने बांडोली में, अपने जो चित्तौड़ में बांडोली में प्रसिद्ध शिव मंदिर है, वो उसका निर्माण करवाया था, प्रसिद्ध शिव मंदिर का। और इस शिव मंदिर की जो खोज करी थी वो किसके द्वारा करी गई थी, जेम्स टोड के द्वारा करी गई थी, राजस्थान के इतिहास के पिताजी। तो राजस्थान के इतिहास के जो पिता है उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में,
पंचायतन शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में मंदिर बना हुआ है? ये पंचायतन शैली का ये मंदिर है। कौन सा मंदिर है ये बताओ? हाँ, बारडोली का शिव मंदिर। अगर बात आती है बेराट में चांदी की जो मुद्राओं की, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 36 मुद्राएं प्राप्त हुई। और प्राचीन काल में जो ऐसी मुद्राएं थी जिन पर बिना लेख होता था, लेख लिखा नहीं होता था, बिना लेख की मुद्राएं होती थी, बिना लेख वाली, तो ऐसी मुद्राएं जो थी ये शुरू हुई थी कौन सी शताब्दी में? तो ये 6वीं बीसी में शुरू हुई थी। 6वीं बीसी यानी कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पर ये शुरू हुई थी पश्चिम में, जब बौद्ध काल शुरू हुआ था। तो बौद्ध काल के आसपास की ये मुद्राएं हैं। और इन मुद्राओं में जो है लेख नहीं लिखा होता है, केवल इस पे चित्र बने होते हैं। केवल क्या बने होते हैं? चित्र बने होते हैं, लेख नहीं लिखा होता है। ऐसे यहाँ पर कुल मिलाकर के कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है? 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है। और इनमें 8 जो है पंचमार्क मुद्राएं है। अब ये जो पंचमार्क नाम है, ये पंचमार्क नाम जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा दिया गया है। जेम्स प्रिंसेप्स जो है इनके द्वारा पंचमार्क नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पंचमार्क नाम। यहाँ पर 28 जो मुद्राएं वो इंडो ग्रीक है, इंडो ग्रीक शासकों की है। इनमें 36 में से कितनी? 28। और उन 28 में से भी 16 मुद्राएं किसकी है? तो वो आपको मिनेंडर की मिलेगी। और यहाँ पर प्रसिद्ध एक इंडो ग्रीक शासक है ये मिनेंडर, इसकी प्राप्त हो जाएगी 16। तो 28 में से कितने हो जाएगी? 16 हो जाएगी। उसके बाद में आते हैं अपन बेराट से एक जैन मंदिर भी प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? जिसका शुद्धिकरण अकबर के काल में हुआ था और हरि विजय सूरी के द्वारा इसका क्या करवाया गया था? शुद्धिकरण करवाया गया था। यहाँ पर एक विराटनगर में एक मुगलों की टकसाल स्थापित करी है। किसने? अकबर ने। क्योंकि यहाँ पर जो है तांबे की पर्याप्त मात्रा में आ ही रहा था तांबा, तो तांबा जब मिल ही रहा था तो फिर तांबे के लिए टकसाल से सिक्के बनाने की एक टकसाल खोली गई। मानसिंह के द्वारा यहाँ पर एक पंचमहला नामक जो है प्रवेश द्वार बनवाया गया। क्या बनवाया गया? प्रवेश द्वार। तो एक तरह से ये प्रवेश द्वार कह दो, महल कह दो, तो ये बनवाया गया किसके द्वारा? मानसिंह के द्वारा। और यहाँ से जो है NBPW यानी कि नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, NBPW उत्तरी काले पॉलिशदार मर्दबांड, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदबांड, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदबांड, ये जो यहाँ से भी प्राप्त होते हैं। इनका संबंध या तो अपन मानते हैं लोह काल से, या फिर अपन इनका संबंध मानते हैं महाजनपद काल से, महाजनपद काल से। तो ये लोह काल या महाजनपद काल से संबंधित है। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदबांड है जिनको हम NBPW कहते हैं। अधिकांश ये महाभारत वाले स्थान जैसे हस्तिनापुर ऐसे स्थानों से प्राप्त होते हैं। तो इसी के आधार पर हम ये कहते हैं कि यहाँ बेराट से जो है महाभारत काल के भी क्या प्राप्त होते हैं? प्रमाण प्राप्त होते हैं। उसके बाद आते हैं अपन यहाँ से कि 1910 ईस्वी की बात आती है। RG भंडारकर जो है अपने राजस्थान के इतिहासकार हैं, ये भी इन्होंने अशोक के अभिलेखों का अध्ययन करना शुरू किया। तो अशोक के अभिलेखों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? भंडारकर के द्वारा किया गया था। अगर अशोक के अभिलेखों का सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति ने अध्ययन किया तो वो कौन से व्यक्ति हैं? RG भंडारकर व्यक्ति हैं। यहाँ पर ये दल पढ़ाई दिया मैंने ASI के ये 3 व्यक्ति है, नील रत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, शॉर्टकट में KN दीक्षित बोल देंगे। तो यहाँ पर शॉर्टकट में इनको, और बाकी अमलानंद घोष है जो कालीबंगा की खोज करी थी, तो ये यहाँ पर भी थे और इन्होंने यहाँ पर उत्खनन किया। और इसके बाद जो है यहाँ पर भीम और महादेव की डोंगरियों पर भी क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था। यहाँ पर एक आता है कि डॉक्टर जो है यहाँ पर पाषाण काल के अनेक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कौन से काल के? पाषाण काल के। और वहां से लेकर के मुगल काल तक के क्या प्राप्त हुए हैं? प्रमाण प्राप्त हुए। इसी कारण जो है हमारे यहाँ पर सत्य प्रकाश जोशी जो इतिहासकार है, इन्होंने क्या कहा? तो क्योंकि आपको पता है 1947 में भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ? विभाजन हुआ। और उसके बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े बड़े स्थल थे, ये कहां पर चले गए? पाकिस्तान में चले गए। तो हमने बहुत सारी जो प्राचीन सिविलाइजेशन है उसको खो दिया, लेकिन सत्य प्रकाश जोशी ने वापस जब ये खुदाई हुई उसके बाद इस सभ्यता के लिए जो कहा वो बहुत जोरदार बात है। तो इसमें कहा गया कि हमने जितना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जाने से खोया था,
हमने जितना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जाने से खोया था उससे कई अधिक बेराट की खोज से प्राप्त कर लिया। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ी खोज किसको बताया इन्होंने? बेराट को बताया। तो ये यहाँ तक का पॉइंट है। तो अच्छे से इसको अपने एक आध बार और रिपीट कर लेंगे जिसमें हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।